नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम वर्णमाला अध्याय को पूर्णता प्रदान करने वाले हैं। और वर्णमाला अध्याय को पूर्णता प्रदान करने के बाद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो समक्ष आपके लेकर के मैं उपस्थित हूं, और आपको यह बात भी पता लगे कि जो चीज मैंने पढ़ाई है वह कितने काम की है और कितना उससे नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। यानी कि सब कुछ आपको आता हुआ जाता हुआ वहां से महसूस होगा। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम अपनी शानदार क्लास को शुरू करते हैं। हमारा वर्णमाला का कुछ पार्ट रह गया था, जिसमें हमारा द्विगुण व्यंजन, जिसमें हमारे संयुक्त व्यंजन हमारे रह गए हैं, और कुछ गिनती हमको करनी है जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की गिनती जरूरी है। जल्दी से आ जाइए, फिर हम चीजों को शुरू करते हैं। जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग गाइज। आइए। जी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा सेशन, क्योंकि हमको समय की बहुत कमी पड़ जाती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला की ये जो क्लास है, वर्णमाला की जो ये क्लास है, वर्णमाला की जो क्लास है, ये क्लास हैशटैग्स कौन सी, हैशटैग कौन सी है, सिक्स्थ। ये सिक्स्थ क्लास हमारी वर्णमाला की आज होने वाली है। और आज ही हम बहुत सारे पीवाईक्यू भी देखेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास भरमार है क्वेश्चंस की, अराउंड 14 क्वेश्चन हैं जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, और आपको यहाँ से उत्तर देना है। पहले हम उससे पहले हम चीज़ों को जानेंगे और देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग वर्णमाला को पढ़ रहे हैं, और वर्णमाला में हम लोग व्यंजनों को पढ़ रहे हैं। व्यंजनों में अब हमारे द्वारा जो लिखा जाएगा वो लिखा जा रहा है द्विगुण व्यंजन। क्या लिखा जा रहा है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या लिख रहे हैं बाबू? हम लोग द्विगुण व्यंजन हम लोग लिख रहे हैं। और द्विगुण व्यंजन के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी जरूरी है। अब तक हो सकता है आपको चीजें उतने बेटर वे में ना पता हो, पर मैं द्विगुण व्यंजन के बारे में आपको एक दो चीज आज एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा, जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है, जिसके बारे में किताबों में भी कहीं लिखा ही नहीं है, डिटेल में उतनी बताया ही नहीं गया है, पर एग्जामिनर ढूंढ ढांड के लाता है बहुत सारी जगह से और क्वेश्चन डाल देता है। फिर समझ में नहीं आता कि ये चीजें क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है जी 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 जी, बिल्कुल स्वागत है। थोड़े ही बच्चे आए हैं, उतने बच्चे नहीं आए जितने आए। चलिए, तो द्विगुण व्यंजन, सबसे पहले तो हमको इस बात का बोध होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि इसका नाम द्विगुण क्यों है। द्विगुण क्यों है? तो अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप इस शब्द को पकड़ोगे, तो ये दो दो चीजों से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या आप कह लीजिए दो भागों से मिलकर बना है। यहां पर लिखा है द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, और गुण मतलब गुण, यानी कि जिसमें दो के गुण होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें दो के गुण होते हैं, जिसमें दो के गुण हो, जिसमें दो के गुण हो, जिसमें दो के गुण हो, उसको द्विगुण कहा जाएगा, उसको द्विगुण कहा जाएगा। और दो के गुणों से किसके गुणों से मतलब है? तो सीधे सीधे इसमें लिखो कि जिसमें दो भाषाओं के गुण हो। जिसमें क्या हो? जिसमें दो भाषाओं, जिसमें दो भाषाओं के गुण एक साथ पाए जाते हैं, वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जिनमें दो भाषाओं के गुण हो, दो भाषाओं के गुण हो, दो भाषाओं के गुण हो, वे द्विगुण व्यंजन आपके कहलाते हैं। ये भाषा कौन कौन सी है? ये भाषा कौन कौन सी है? तो इसमें आप लिखें हिंदी। हिंदी, हिंदी भाषा एक गुण है। ठीक है, किसके गुण है? हिंदी भाषा के आपके गुण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अरे गुड मॉर्निंग हो गई भाई, कब तक गुड मॉर्निंग लिखोगे? कब तक गुड मॉर्निंग लिखोगे मेरे भाई? सबके मैसेज दिख रहे हैं मेरे भाई, सबके मैसेज दिख रहे हैं। हाँ, सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। तो दो भाषाओं के गुण हैं। पहला है इसमें हिंदी भाषा, और दूसरा है इसमें कौन सा? दूसरा है इसमें फारसी भाषा। कौन सी है? फारसी भाषा है। तो गंभीरता से देखें, अब इसकी परिभाषा मैं बनाने चल रहा हूं, इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं पूरी, जिससे आपको ऐसा भी ना लगे कि भाई मास्टर जी परिभाषा नहीं लिखवा रहे हो। हालांकि परिभाषा लिखवाना मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं चीज़ों को समझाता हूं, मैं बोर्ड पर ही नोट्स बनाता हूं।
आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे तो आपके नोट्स ही तैयार हो जाएंगे। तो इसमें सीधे सीधे आपको लिखना है वे व्यंजन, वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनमें दो भाषाओं के गुण, जिनमें दो भाषाओं, जिनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, जिनमें दो भाषाओं के दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, उनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जिनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं और उनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसी को कह सकते हो ये वे व्यंजन जिनमें हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, वे आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, इसके अन्य नाम भी हैं। क्या है बाबू? इसके अन्य नाम भी हैं और उन अन्य नामों की भी परिभाषा बनती है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो एक नाम है इसका उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या नाम है? उत्क्षिप्त व्यंजन। पूछेगा आपसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, अब हैं कौन से सब बताऊंगा, पर आप मूलतः यहां पर देखो उत्क्षिप्त व्यंजन है और इसी को ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन। क्या कहते हैं? इन्हीं को ताड़न जात व्यंजन हमारी तरफ से कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन। तो इन शब्दों की भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो जैसे द्विगुण की अपनी परिभाषा आ गई, ऐसे उत्क्षिप्त की भी परिभाषा है। क्षिप्त, क्षिप्त किसको कहा जाता है? क्षिप्त किसको कहा जाता है? क्षिप्त आपने देखा होगा, जो आदमी कोई पागल होता है उसको कहते हैं यार ये विक्षिप्त है। क्या है? ये विक्षिप्त है, पागल है। विक्षिप्त मतलब दिमाग हिला हुआ है इसका, ये मतलब हिला हुआ है, टेढ़ा है दिमाग से, है ना, हिला हुआ है। तो यहां पर क्या है? उत्क्षिप्त। तो क्षिप्त जो है, विक्षिप्त, विक्षिप्त में वी उपसर्ग लग गया, और क्षिप्त, क्षिप्त का मतलब है हिला हुआ, एकदम से हिल जाना, लड़खड़ा जाना, तो क्षिप्त कहते हैं उसको। और यहां पर लिखा है उत और क्षिप्त। उत का मतलब होता है, ये उत उपसर्ग है, इसमें ऊपर, उत का मतलब ऊपर, उद, उद उपसर्ग, उत, उत या उद दोनों उपसर्ग माने जाते हैं। तो उद या उत उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर, और क्षिप्त का मतलब हो जाता है लड़खड़ा जाना, पागल हो जाना। तो वे व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ उठकर, ऊपर उठकर मूर्धा में लगती है। कहां लगती है? मूर्धा, ये ऊपर जो टक्कर है, ऊपर जो बिल्कुल मुंह की दीवार ऊपर वाली छत है, इसमें लगती है, इसमें लगती है, और फिर झटके के साथ नीचे आती है, लड़खड़ा जाती है, झटके के साथ नीचे आती है, तो उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे पूछने लगे उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा, तो आप यहां पर लिखिए कि वे व्यंजन, आप इसमें लिख सकते हैं कि वे व्यंजन जिनमें, जिनमें जीभ, जिनमें जीभ ऊपर उठकर, जिनमें जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को छूकर झटके के साथ नीचे आती है, झटके के साथ, झटके के साथ नीचे आती है, झटके के साथ नीचे आती है, झटके के साथ नीचे आती है, उसको क्या कहते हैं? उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और ताड़न जात, ताड़न मतलब चोट, तो ऊपर से नीचे जो झटका लगता है, चोट लगती है, वही ताड़न है। जात मतलब जन्म लेने वाला, तो झटके से जिसका जन्म होता है उनको ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ये सारी की सारी परिभाषा आपकी हो गई। अब आपको पता होना चाहिए, अब हम सिद्ध करते हैं कैसे कैसे क्या है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मुझे थम्सअप करके बताओ। हाँ, एक बार मुझे थम्सअप करके बताओ। हम्म, बताओ दोस्तों एक बार, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ताड़न जात क्या होता है? ताड़न जात, ताड़न मतलब चोट, ताड़न मतलब क्या है? देखो यहां पर, ताड़न मतलब एकदम चोट, ताड़न का मतलब होता है चोट, और जात का मतलब होता है जन्म लेना। जात, जातक होता है ना जो जन्म लेता है, जन्म, जन्म। तो चोट से जिसका जन्म होता है, तो जब झटके के साथ नीचे आती है तभी इसका उच्चारण होता है, तभी इसका उच्चारण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे पता लग गया, आपको समझ में आ गया है। अब द्विगुण व्यंजनों को हम लोग देखना शुरू करते हैं, ये कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो यहां पर मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा और सिद्ध भी करेंगे हम इस चीज को कि द्विगुण व्यंजन की संख्या और इनके बारे में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इनकी, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो द्विगुण व्यंजन कितने हैं? आपके दो हैं। द्विगुण व्यंजन आपके कितने हैं? दो हैं। और आपने एक चीज जानी, आपने एक चीज जानी, आपने एक चीज जानी कि ये हिंदी और फारसी
दो भाषाओं के गुण लिए हुए हैं। तो हिंदी का गुण कौन सा है? ये ड और ढ, ये हमने यहां पर लिख रखा है ड और ढ, ये दोनों के दोनों लिख रखे हैं। पर जैसे ही इसमें फारसी का नुक्ता लगता है, ये नीचे जो है इसको क्या कहते हैं? इसको नुक्ता कहा जाता है। ये नुक्ता है, ये क्या है? ये नुक्ता है। ये क्या है? मैं लिख देता हूं, ये क्या है? ये बिंदी क्या है? ये नुक्ता है। और ये नुक्ता ही फारसी से आया है। ये नुक्ता ही कहां से आया है? ये नुक्ता ही फारसी से आया है। और ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये हिंदी के वर्ण हैं। ये क्या है? ये हिंदी के वर्ण हैं। हिंदी के वर्ण हैं ये आपके, ये हिंदी के आपके वर्ण हैं। तो अरब, हिंदी और फारसी से इस तरह से मिलकर के निर्माण होता है, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत शानदार बात है। अब द्विगुण व्यंजनों के बारे में आपको एक चीज और समझनी है कि द्विगुण व्यंजन जो है इनका उच्चारण कहां से होता है? द्विगुण व्यंजनों का इनका उच्चारण, सबसे पहली बात है इनका उच्चारण कहां से होता है और उच्चारण क्या है? उच्चारण के बारे में तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा ये क्या चीज है, और यहां पर ये लिखूंगा, ये दोनों के बारे में हम लिखेंगे। तो उच्चारण के बारे में आपको पता, मतलब बोले कहां से जा रहे हैं, बोले कैसे जा रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस चीज को थोड़ा सा जानना है। तो बाबू आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये है ड, ये क्या है? ड, पर ये है आपका अड़, ये क्या है? ये अड़ है। ये क्या बोला जाएगा? ये अड़ बोला जाएगा, ये ड ही रहेगा आपका, ये अड़ है बाबू। ये है आपका ढ, ये है आपका ढ, और ये पढ़ा जाएगा अढ़। यहां पर क्या आ जाएगा? ये आपका अढ़ पढ़ा जाएगा, अढ़। तो ध्यान रखना है। तो उच्चारण क्या है इसका? अढ़। अब ध्यान से देखना, वहां पे शब्द बनाऊंगा मैं, इसका उच्चारण आपको क्या बोलना है? इसका उच्चारण बोलना है अड़, ठीक है। और ये क्या है? उच्चारण है अढ़। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज मुझे बताओ, इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? यहां पर इसको क्या पढ़ोगे? ये क्या पढ़ा जाएगा? ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है? दोनों को पढ़ो एक बार, दोनों को पढ़ो। एक बार इसको बोलो और एक बार इसको बोलो, दोनों में अंतर स्पष्ट पता लग जाएगा आपको, दोनों में स्पष्ट अंतर आपको पता लग जाएगा। देखो ये क्या है? ये है डमरू। इसमें क्या यूज हो रहा है? डमरू, ड, इसमें ड का यूज हमारे द्वारा हो रहा है, ड का प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। पर जैसे ही आप बोलोगे पहाड़, तो भाई इसमें पहाड़ क्यों नहीं बोल रहे हो? पहाड़, हम पहाड़ जा रहे हैं, पहाड़, आपको ड बोलना है ना, पर आप यहां ड नहीं बोल रहे हो। बहुत ध्यान से सुनो, ये है डमरू, ड का इस्तेमाल हो रहा है, पर यहां पर आप पहाड़ नहीं बोल रहे हो, ये पहाड़ नहीं है। ऐसे तो कभी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? पहाड़। तो अड़, यहां पर अड़ का इस्तेमाल हो रहा है, और यहां पर अड़ का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये नुक्ता लगा हुआ है। ये है ढक्कन, ये है ढक्कन। ये कढ़ाई, ये कढ़ाई, ये कढ़ाई, ये कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई नहीं है, ये कढ़ाई है। तो यहां पर इस्तेमाल हो रहा है अड़ का, समझ रहे हो बात? ये अड़ है, और यहां पर इस्तेमाल हो रहा है आपका अढ़ का। तो यहां पर द्विगुण व्यंजन यूज हो रहे हैं, और यहां पर ये आपके सामान्य व्यंजन है, ड और ढ है। तो ड और ढ में ये अंतर आपका आ जाता है। आई थिंक आपको सब चीजें ये क्लियर हो गई होंगी, और आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका अड़ और ये है आपका अढ़। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इनका उच्चारण कहां से होता है? तो उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा है। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। एक चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये बना हमारा। ये वाला जो स्थान है, मुख के ऊपर, मुख के ऊपर जो छत है, इसका जो ये हिस्सा है, इसको मूर्धा कहा जाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं मेरे बाबू, जब हम बोलते हैं मेरे बाबू, तो जीभ कहां लगती है? जीभ ऊपर उठकर इसी मूर्धा वाले स्थान पर लगती है, और फिर झटके के साथ नीचे आती है। तो उसी को अब जब, क्योंकि मूर्धा से स्पर्श हो रहा है इसका, तो इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? मूर्धा माना जाएगा। उच्चारण स्थान के बारे में इनकी बहुत ज्यादा बात नहीं होती, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वहां पर इनका प्रयोग होता है। उसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे, एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां पर लिख लेना है, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां पर लिख लेना है। दो तीन चीजें बताऊंगा मैं आपको कि द्विगुण व्यंजनों का इस्तेमाल कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। द्विगुण व्यंजनों का, द्विगुण व्यंजन कभी भी, द्विगुण व्यंजन कभी भी, द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते। शब्द के
शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। यह बात आपको ध्यान रख लेनी है, यह बात आपको समझ लेनी है। कभी भी शब्दों की शुरुआत द्विगुण व्यंजनों से नहीं होगी, कभी भी। ये बात क्लियर है आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। अब अगर आपसे पूछने लगे कि भाई ये क्या है, अब हम एक चीज और भी तो जानते चले आ रहे हैं कि अघोष है कि सघोष है। कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आप एक चीज कहीं लिखते हो, एक चीज कहीं लिखते हो, एक चीज कहीं लिखते हो। तो आप अगर इस चीज को देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक तरीका है, और अगर आप इसको इस तरह से पढ़ोगे तो आपको, अगर आप इनको लाइनों से लिखोगे, ऐसे कर करके लिखोगे, तो वो तो किताबों में लिखी हुई हैं चीजें भाई, उसको फिर दोबारा से लिखने की क्या जरूरत है। मेन चीज ये है कि आपको चीजें समझ में कैसे आ रही है। देखो मैं हर चीज समझा रहा हूं, ये चीजें जो हैं इनको लाइनों में नहीं लिखा जा सकता। अब बताओ ये बोर्ड है, इन सब चीजों को लाइनों में कैसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए आप इस चीज की आदत डालो इस तरह से, है ना। और मैं ऐसा नहीं है कि परिभाषाएं नहीं लिखता हूं, देखो मैंने आपके लिए परिभाषाएं भी लिखी हैं स्पष्ट रूप से, जहां जिस तरह से मुझे बताना है उस तरह से मैं बता करके चलता हूं, और आपको कोई भी दिक्कत समस्या इसमें नहीं आने वाली है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये द्विगुण व्यंजन आपके हैं। अब आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो ध्यान रखना है, इन नोट के अंतर्गत ही हम लोग चल रहे हैं। जो आपका अड़ है और जो आपका अड़ह है, ये दोनों सघोष हैं। ध्यान रखना है क्या है, दोनों सघोष हैं। ये बात बहुत कम जगह लिखी हुई है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें जाकर के मिलती है। आम किताबों में ये चीजें बताई भी नहीं गई हैं, ठीक है। आम चीजों में ये चीजें आम किताबों में बताई भी नहीं गई हैं। सघोष या घोष हैं, दोनों के दोनों घोष हैं। तो एकदम से दिमाग में आएगा कि सर अल्प प्राण और महाप्राण वाला कॉन्सेप्ट भी तो है, तो आप सीधे ध्यान रखेंगे जो आपका ये अड़ है ये आपका अल्प प्राण है। ये क्या है? ये आपका अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब क्या है? अल्प प्राण का मतलब है कि ये आपका कम दम लगता है इसको बोलने में, और जो अड़ह है ये आपका महाप्राण है। अभी जब हम संख्या गिनेंगे ना टोटल महाप्राणों की, टोटल अल्प प्राणों की, तब हमको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अगर आप इतना भी जान गए हैं द्विगुण व्यंजनों के बारे में तो आपके सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं इसको फटाफट रिवाइज कर देता हूं। द्विगुण व्यंजन जिसमें दो भाषाओं के गुण हैं, हिंदी और फारसी के, इसी का अन्य नाम उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत मतलब ऊपर उठना, क्षिप्त मतलब लड़खड़ा जाना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और झटका यानी कि चोट, चोट से जिनका जन्म होता है ऐसे व्यंजन ताड़न जात व्यंजन भी कहलाते हैं। ये चीज आपको समझनी चाहिए। उसके बाद ये दो हैं, अड और अढ़, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा है। और द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, शब्द के कभी भी ये शुरू में नहीं आते हैं। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये घोष या सघोष आप इनको कह सकते हो। और जिसमें अड़ जो है वो अल्प प्राण है और अढ़ जो है वो आपका महाप्राण है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कहां पर? अंतिम पॉइंट पर, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, उस क्वेश्चन पर गौर करिएगा सबसे पहले, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कह रहे थे कि सर आप बहुत डीप में पढ़ा रहे हो, और आप तो, मैं तो कुछ भी डीप नहीं पढ़ा रहा हूं। ये डीप नहीं है, ये शुरुआत से थोड़ी सी ऊपर की स्टेज है जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। इस क्वेश्चन का एक बार आंसर दो। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, यूपीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है भाई साहब। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीपी का क्वेश्चन है। और आप बोलते हो सर आप डिटेल में जा रहे हो, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। बताओ इसका आंसर दो एक बार। इसका आंसर दो एक बार। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? बताओ, संयुक्ताक्षर कहलाता है, द्वित्व कहलाता है, तालव्य कहलाता है, या स्वर तंत्रीय कहलाता है? हाँ, तो अभी इसको क्वेश्चन को आपने देख लिया, तो अब ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको मजा आ जाएगा। ये बताओ, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार आप।
व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का करते हैं। अनुस्वार एक्चुअल में क्या होता है? जो ये ऊपर की बिंदी होती है इसको अनुस्वार कहा जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक तो वर्ण होते हैं आपके, जो पंचमाक्षर होता है आपका अंग, इय, अण, न और म, जिसका उच्चारण नाक से होता है। हलंत जो होता है वो हलंत आपने देखा होगा ऐसे लगाते हैं, और स्वर आपके स्वर रहते हैं। ये स्वरों की मात्रा अलग अलग होती है। तो किसका इस्तेमाल होता है आपको पता होना चाहिए। हमने क्या जाना था कि जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उनको अपने उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की जरूरत पड़ती ही नहीं है, जबकि जो व्यंजन होते हैं इनको अपने उच्चारण के लिए जरूरत पड़ती है। और व्यंजन का शुद्ध रूप हमने क्या देखा था? व्यंजन का शुद्ध रूप ये जैसे क्या था? व्यंजन का शुद्ध रूप था हल रूप। क्या था? व्यंजन का शुद्ध रूप बताया था ना मैंने आपको, और भाई साहब पेपर में वह क्वेश्चन है। व्यंजन का शुद्ध रूप जो है, व्यंजन का शुद्ध रूप जो है वो हल रूप है। क्या है? वो हल रूप है, हल रूप। और हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब है हलंत लगा हुआ, हलंत। हल का मतलब हलंत लगा हुआ। तो यहां पर जो आप क देख रहे हो ये हलंत लगा हुआ है। और इसको देखते ही आपको क्या समझ में आया? व्यंजन के शुद्ध रूप से मतलब क्या है कि व्यंजन में मिलावट नहीं है। शुद्ध रूप, शुद्ध का मतलब क्या होता है? व्यंजन में मिलावट नहीं है, व्यंजन में मिलावट नहीं है, व्यंजन में मिलावट नहीं है। और व्यंजन में मिलावट किसकी होती है? व्यंजन में मिलावट होती है स्वर की। तो स्वर की मिलावट नहीं है तो शुद्ध रूप को क्या कहा जाएगा? स्वर रहित कहा जाएगा। शुद्ध रूप को क्या कहा जाएगा? स्वर रहित व्यंजन को ही शुद्ध रूप कहा जाता है। स्वर रहित यानी कि जिसके साथ स्वर ना हो, स्वर की मिलावट ना हो, स्वर रहित व्यंजन को ही शुद्ध रूप कहा जाता है। और शुद्ध रूप को ही हम लोग क्या कह करके संबोधित कर देते हैं कि भाई आधा क आधा ख। तो आधा का मतलब स्वर रहित है, शुद्ध रूप का मतलब स्वर रहित है। तो यहां पर क्या पूछा कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बाबू हलंत का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हलंत का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी, बहुत गंभीरता से आपने देखी। तो व्यंजन का शुद्ध रूप हल है, और शुद्ध रूप का मतलब व्यंजन में मिलावट नहीं। मिलावट किस चीज की हो सकती है? तो मिलावट स्वर की, क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब स्वरों से अलग कर देते हैं तो वो आधे रह जाते हैं, और आधे कहो या शुद्ध रूप कहो हलंत के माध्यम से दिखाते हैं, और उनको स्वर रहित व्यंजन कहा जाता है। अब खेल शुरू होता है असली। आइए, समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? अगर गंभीरता से पढ़ते रहोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। ये नहीं करना चाहिए कि जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। गंभीरता से पढ़ते रहो। आपसे ज्यादा चिंता हमें है, आपसे ज्यादा चिंता हमें है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि परीक्षा जिस दिन होगी उस दिन केवल आपकी नहीं होगी, हमारी भी परीक्षा होगी कि हमारे पढ़ाए हुए में से कितना आया है। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं? वाह, बहुत शानदार। आज तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हाँ बेटे, रोज इतना ही रहना है। बहुत क्लियर, बहुत शानदार। तो हमने यहां पर ये क्वेश्चन देखा था संयुक्त अक्षर वाला। तो संयुक्त अक्षर अभी हम चलते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें है स्वर रहित व्यंजन। अब देखो यहां पर क्या चीज है, इसने क्या बात बोली? स्वर रहित व्यंजन बोला। तो स्वर रहित व्यंजन कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, आधा हलंत के साथ दिखाते हैं ना हम उसको। और स्वर सहित व्यंजन के साथ में क्या रहा होगा? स्वर सहित व्यंजन के साथ में क्या रहा होगा? आपका स्वर रहा होगा, तो वहां पर हलंत नहीं रहेगा। तो यहां पर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी। और ऐसी सिचुएशन कहां बनती है? ऐसी सिचुएशन बनती है संयुक्त व्यंजनों में या संयुक्ताक्षर में। देखो एग्जामिनर किस तरह की परिभाषा पूछ रहा है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि संयुक्ताक्षर क्या है मेरे बच्चे, और संयुक्ताक्षरों को किस तरह से आपको देखना पढ़ना और समझना चाहिए। ठीक है, संयुक्ताक्षरों को आपको किस तरह देखना पढ़ना समझना चाहिए। तो हम यहां पर लिखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या लिखते हैं? संयुक्त व्यंजन। मूल शब्द तो संयुक्त व्यंजन है, मूल शब्द तो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। मूल शब्द तो संयुक्त व्यंजन है। अब यहां पर हमें हमेशा चुल क्या रहती है? एकदम एकदम दिमाग में ना क्या रहना चाहिए? एकदम बावलापन होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जैसे मैं अभी तलाश रहा था आप लोगों के लिए कि एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 दी गई है, 31 दी गई है। तो 31 में मैंने कैलकुलेशन लगाई तो मैं देख रहा हूं कि यार 30 ही बैठ रही है। 31वें का जिक्र पुस्तकों में नहीं है, अलग अलग जगह। तो मैंने फिर अपनी सबसे खतरनाक पुस्तक निकाली और उसको देखने का प्रयास किया। तो उसमें कहीं बहुत बारीक लिखा हुआ था
अड़ और अढ़ के बारे में। ये 31वां रूप लेते हैं, वैसे 30 ही होते हैं, अभी गिनवाऊंगा आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर चूल होना चाहिए कि भाई व्यंजन तो हमको पता है, संयुक्त से क्या मतलब है। तो संयुक्त जो होता है, संयुक्त क्या होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ज्वाइंट। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट वो नहीं होता है जो लड़के पीते हैं, है ना, हमने तो पिया नहीं है पर सुना है कि लड़के ज्वाइंट पीते हैं, कुछ वो भर के माल वाल भर के पीते हैं। तो माल नहीं पीना चाहिए, ये विद्या रूपी माल पीना चाहिए। तो ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़कर बने व्यंजन, इसकी शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, इस पूरे के पूरे इसका क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ, जुड़कर बने, जुड़कर या मिलकर बने व्यंजन, जुड़कर, जुड़कर या मिलकर बने व्यंजन, जुड़कर या मिलकर बने व्यंजन, जुड़कर या मिलकर बने व्यंजन, है ना। बहुत ध्यान से समझना है, ये छंद में बहुत ज्यादा काम आएगा। संयुक्त व्यंजन, जुड़कर या मिलकर बने व्यंजन क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन है। ये हो गई शाब्दिक अर्थ की चर्चा, ये हो गया क्या, शाब्दिक अर्थ हमारा हो गया। परंतु यदि हम इसकी परिभाषा में जाएंगे तो आप बोलोगे सर जुड़ेंगे या मिलेंगे, कौन मिलेंगे। तो अभी तक जो आपने वर्ण पढ़े हैं वही आपस में जुड़ेंगे, वही व्यंजन आपस में जुड़ेंगे और वही मिलकर के आपके बनेंगे। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी परिभाषाओं में मैं आपको लेकर के चलता हूं। इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसकी दो परिभाषाएं, 2-3 परिभाषाएं मैं दूंगा आपको, और दोनों तीनों से ही प्रश्न आता है। देखो ध्यान से, पहली बात तो क्या है, पहली बात तो क्या है, पहला आधा, ठीक है, सीधी सीधी परिभाषा है, पहला आधा, पहला आधा और साथ में प्लस दूसरा पूरा, ये एक समीकरण मैंने आपको दी। पहला आधा दूसरा पूरा, पहला आधा दूसरा पूरा इक्वल टू संयुक्त व्यंजन। जुड़ करके बनेगा ना, तो जुड़ने में हमको जोड़ दिखाना पड़ेगा। तो संयुक्त व्यंजन पहला तो आधा होता है, पेपर में पूछता है कि संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन आपस में जुड़े रहते हैं, कैसे रहता है, पहला आधा होता है दूसरा पूरा होता है, पहला पूरा होता है दूसरा आधा होता है। तो ध्यान रखना है, पहला आधा होता है दूसरा पूरा होता है। इसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, पहले आधे होने से क्या मतलब है, तो आधा होने से मतलब क्या है, स्वर रहित, कि उसके साथ स्वर नहीं है, रहित मतलब बिना, स्वर रहित व्यंजन क्या है, स्वर रहित व्यंजन रहेगा पहले वाला बाबू। और दूसरे वाला पूरा होने का मतलब क्या है, तो दूसरा होने का, दूसरे वाले का मतलब क्या है कि ये स्वर सहित व्यंजन है। क्या है बाबू, ये स्वर सहित व्यंजन है। यही तो परिभाषा आपके पेपर में पूछी थी, स्वर रहित व्यंजन, उसके साथ में स्वर सहित व्यंजन आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको कहते हैं हिंदी का गणित, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। तो ये भी पूछता है, इससे भी आप पहचान कर लेते हैं, जैसे पहचान पूछी जाएगी। और ये आपने देख ही लिया, ये तो ये दोनों की दोनों परिभाषाएं हैं, इनको जरूरी नहीं है कि हम लाइनों में ही लिखें पूरा का पूरा, पर फिर भी अगर आप एक परिभाषा लेना चाहें, परिभाषा देखना चाहें, तो एक परिभाषा और है जिसको हमको लिखना ही पड़ेगा कि जहां जहां दो व्यंजन, जहां दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं, जहां दो व्यंजन एक स्वर के सहारे, एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं। अगर अभी तक यहां पे समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, चलते रहने दो क्लास को, मजा आएगा आपको। जहां दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, या उच्चरित, उच्चरित होने का मतलब बोले जाने चाहिए, या उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, वहां वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इससे बाहर चीजें जाएंगी नहीं भाई, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, में संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो पहला आधा दूसरा पूरा इक्वल टू संयुक्त व्यंजन। पहले आधे होने का मतलब है स्वर रहित, स्वर नहीं है, प्लस स्वर सहित व्यंजन इक्वल टू संयुक्त व्यंजन। और सीधी बात है, सीधी बात है, अब आप देखने की कोशिश करो, यहां पर क्या है, स्वर रहित व्यंजन है, दूसरा स्वर सहित व्यंजन है, तो यहां पर भी एक व्यंजन है, यहां पर भी एक व्यंजन है, तो दो व्यंजन हो गए, और दूसरे वाले के पास स्वर है तो एक स्वर हो गया। तो जहां पर क्या है, जहां पर दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो थम्स अप करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना, यहां तक इतना ही समझ में आ गया है।
अभी ये नहीं पूरा क्लियर नहीं हुआ है, मैं पूछ नहीं रहा हूं पूरा क्लियर नहीं हुआ है ना, पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो इतना क्लियर हो गया, इतना बताओ, फिर अभी आगे और क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा सारा का सारा। हम्म, हाँ बताओ। इतना क्लियर हो गया है, यहां से बाहर चीजें नहीं जाएंगी। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब संयुक्त व्यंजन एक बात है, अगर पूछ ले अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम में संयुक्ताक्षर आ जाता है। संख्या की चर्चा भी आगे करेंगे। अन्य नाम में संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संयुक्ताक्षर इसको कह दिया जाता है, जो हमने वहां देखा भी था। अब चलते हैं हम इसके बारे में कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे खेल है और कैसे कैसे चीजें आपकी होंगी, कैसे कैसे चीजें आपकी होंगी। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया, बहुत शानदार मेरे भाई। अभी ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो। इनकी संख्या के बारे में प्रश्न पूछेगा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब हम यहां पर देखेंगे इनकी संख्या। क्या देखेंगे बाबू? इनकी संख्या के बारे में हम देखेंगे। तो वैसे इनकी संख्या वर्णमाला में कितनी है? 4 है। पर वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है, पर मैं आपको छंद की दृष्टि से बता रहा हूं, जहां पर भी पहला आधा और दूसरा पूरा आ जाए वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। पर वर्णमाला में ये कितने हैं? वर्णमाला में ये 4 हैं। और ये कौन कौन से हैं बाबू? ये कौन कौन से हैं? इसमें क्ष है, इसमें त्र है, इसमें ज्य है और इसमें श्र है। क्या है? इसमें श्र है। ये 4 आपके हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और पेपर में पूछता है, दे करके पूछ लेगा कि इनका निर्माण किससे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब देख लो ये क्या है। अब मैं इसी के साथ बोलूंगा आपको और बहुत अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से समझना इसी को, यहीं से एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी चीजें। जैसे ही हम यहां पे लिख रहे हैं क्ष, क्या लिख रहे हैं? क्ष लिख रहे हैं। तो क्ष में ये संयुक्त व्यंजन है, तो 2 व्यंजनों से मिलकर बनेगा, क और श से। किससे? क और श से। तो ध्यान करो, पहला आधा है और दूसरा पूरा है। आधा होने की पहचान है कि हलंत लगा होगा, हलंत लगा है तो आधा है यानी स्वर रहित है। ये बात ध्यान करो। तो पहला आधा है, दूसरा पूरा है। जैसे त्र का पूछेगा तो ये त और र से मिलकर के बनेगा। किससे? त और र से। और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने जरूरी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, दिमाग खुल जाएगा। अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो, पहला आधा है, दूसरा पूरा है। पूरा इसलिए है क्योंकि स्वर है तो वहां पर हलंत नहीं है। उसके बाद जो ये ज्ञ है, ये ज और इय से मिलकर बनता है। पहला आधा है, दूसरा पूरा है। और जो श्र है, ये श और र के मिलने से आपका बनता है। आप ये बात देखो, इन सारों के सारों में पहला आधा या दूसरा पूरा है कि नहीं। आप कहोगे हाँ जी सर, इन चारों के चारों जो शुरुआत में है, इनमें पहला आधा है, दूसरा पूरा है। और आप एक चीज देखो, ये जो ये श बना हुआ है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, वर्ण करेंगे, तो इसमें अ छुपा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, इतना पता है, क्योंकि स्वरों, जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो आप यहां पर ध्यान दो, आप यहां पर ध्यान दो, ये र के साथ में अ लगा हुआ है, ये इसकी बात हो रही है केवल, ये केवल इसकी बात हो रही है, ये केवल इसकी बात हो रही है। यहां पर आप देखोगे तो इय के साथ में अ लगा हुआ है, क्योंकि जब तक स्वर लगा रहेगा तभी तक तो पूरे रहेंगे, नहीं तो आधे हो जाएंगे, हलंत में आ जाएंगे। और यहां पर फिर से देखो, र के साथ में अ लगा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको सारी की सारी परिभाषाएं चरितार्थ करके दिखा रहा हूं। पहली संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है कि पहला आधा है, दूसरा पूरा है, यह बात सिद्ध होती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है हमारी, कि पहला स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। देख रहे हो कि दूसरे वाले में स्वर सहित है। स्वर रहित जब स्वर सहित से मिलता है, स्वर रहित जब स्वर सहित से मिलता है तो संयुक्ताक्षर। स्वर रहित जब स्वर सहित से मिलता है तो संयुक्ताक्षर। स्वर रहित जब स्वर सहित से मिलता है तो संयुक्ताक्षर। और आप देख सकते हैं कि इनमें जो स्वर है वो कौन सा है? स्वर सहित। इन सब में अ जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये बात भी हमारे सिद्ध हो जाती है। और अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर एक व्यंजन है क और यहां पर एक व्यंजन है श। ये क और श एक स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं। यहां पर ये त है और यहां पर ये र है, ये इसी का भाग है।
तो त और र इस अ के सहारे बोले जा रहे हैं। यहां पर ये ज है और यहां पर ये इय है, ये इस स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं। यहां पर ये श है, यहां पर ये र है, यहां पर इस स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं। तो इसकी तीसरी परिभाषा भी चरितार्थ होती है कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? बताओ। कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट? बताओ, किसी तरह का कोई डाउट? बताओ, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? मौजी मौजी आ गई? हाँ, मौजी मौजी आ गई। स्पीड बढ़ा दो। नहीं, स्पीड बिल्कुल ठीक है बेटे, सबका ध्यान रखना है बाबू। हम्म क्लियर है ना? बिल्कुल भी डाउट की जरूरत ही नहीं है। एक बार देखना चाहता हूं मैं। ओके है, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो, सबसे पहले हो सकता है आपने नवीन सर से पढ़ा हो, उसके बाद आपने ममतेश सर से पढ़ा हो। नवीन सर का पढ़ाने का तरीका अलग था, ममतेश सर का पढ़ाने का तरीका अलग था, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है? अगर हम सेम टू सेम पढ़ाएंगे तो हम में टीचर वाली बात क्या रह जाएगी? ठीक है, तो आपको संयुक्ताक्षर समझ में आ गए होंगे क्या चीज है। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर की मूल परिभाषा होती है ये वाली कि पहला आधा दूसरा पूरा संयुक्ताक्षर। देखो, इसी को लेकर के मैं एक चीज समझाता हूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने यहां पर देखा, एक चीज समझी। क्या चीज समझी हमने यहां पर? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने एक चीज समझी। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने एक चीज समझी कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है भाई? पहला आधा होता है, पहला आधा होता है, पहला आधा होता है। इसको ध्यान रखना हमेशा, ये छंद में काम आएगा। और दूसरा पूरा होता है। क्या होता है? छंद की मात्रा जिंदगी में लगाना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लगाना का वो नहीं। देखो, हमने देखा संयुक्त व्यंजन जो है वो वर्णमाला में तो चार को ही स्थान दिया गया है। इसको स्थान दिया गया है? वर्णमाला में तो चार ही हैं। वर्णमाला में तो कितने हैं? चार हैं। पर क्या केवल चार ही होते हैं? एक बात बताना, जो हमारा ये द्य होता है, विद्या वाला द्य होता है, इसमें द और य नहीं होते क्या? इसमें ये नहीं होते क्या? जैसे हम यहां पर लिखें कि मैं हूं तुम्हारा, तो इसमें देखना क्या चीज है बाबू? इसमें ये म और ह नहीं है क्या? ये म और ह ये संयुक्ताक्षर नहीं है क्या? जैसे मैं यहां पर लिखूं कुम्हार, तो कुम्हार में ये नहीं है क्या? ये कुम्हार में मह नहीं है क्या? जैसे हम लिखते हैं भ्र, तो भ और रह नहीं है क्या? ये देखो आप, यहां पर क्या है? भ्र लिखा हमने। जैसे आपने आपने अलग अलग, तो जहां पर भी ये रहेगा, जहां पर पहला आधा, इसमें देखो पहला आधा दूसरा पूरा है, इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? म और ह लिखा जाएगा। तो पहला आधा दूसरा पूरा। यहां पर फिर देखो म और ह, तो पहला आधा दूसरा पूरा। भ्र को देखोगे तो भ आधा है, र पूरा है। तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि मूल सिद्धांत संयुक्त व्यंजन का क्या है कि पहला आधा और दूसरा पूरा। वैसे तो चार हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे द्य वाला है, आप देख सकते हो, द्य में द और य होता है। ये क्लियर है ना? ये आपका किस में आएगा? यद्यपि, यदि धन अपि यण संधि में आएगा, अगर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये आपने जान लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, पूरा का पूरा संयुक्त व्यंजन वाला भी। इसमें एक चीज मुझे आपको बतानी है कि आपको ध्यान रखना है कि जो क्ष है, क्ष का स्थान पूछ लेता है कई बार। क्ष, ये क्या है? क्ष। क्ष का स्थान शब्दकोश में क के बाद आता है। किसमें आता है? पूछ लेगा शब्दकोश में किसके बाद आएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा शब्दकोश में क के बाद। किसके बाद? क के बाद। क के बाद आता है, क के बाद आता है। ये ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछे तो आपको बता देना है। और श्र का पूछता है तो श्र का पूछता है, श्र का पूछता है, श्र का पूछता है, तो श्र का आपको बोलना है श्र का स्थान शब्दकोश में, डिक्शनरी में, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में श के बाद आता है। किसके बाद आता है? श के बाद आता है, श के बाद आता है, श के बाद आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको क्लियर कर लेनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं,
हमने अल्प प्राण और महाप्राण तो पढ़े थे, हमने अल्प प्राण और महाप्राण पढ़े थे। एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह से इसको लिख लो अंत में, ठीक है, क्योंकि मैं इसको शुरू में अगर लिखवाता ना इनकी संख्या तो मजा नहीं आता, तो मजा नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है, यूपीएसआई वगैरह में पूछा गया है, ये हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले कि वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको कितनी बता देनी है, हम गिनेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, हाँ फर्जीवाड़ा नहीं लेके चलेंगे, हम बढ़िया तरह बताएंगे। देखो गिनो, स्वर कितने हैं, 11 हैं। स्वरों के बारे में क्या आता है कि सारे के सारे सघोष हैं और सारे के सारे अल्प प्राण हैं। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन है कितने हो जाते हैं बाबू, स्पर्श व्यंजन टोटल 11 के 11 क्या है, अल्प प्राण है। तो स्पर्श व्यंजन जो हमारे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, तो इनमें अगर हम देखें तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो 1 3 5 के हिसाब से, याद है अल्प प्राण में 1 3 5 के हिसाब से, तो 5 कितने हैं, 5 वर्ग हैं, और 5 तिये कितने हो जाएंगे, 5 तिये हो जाएंगे 15, 15 हमारे क्या हो जाएंगे, 15 हमारे यहां पर ये हो जाएंगे। उसके बाद चलो आगे, उसके बाद आगे चलो, उसके बाद जो हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं य र ल व, ये बिल्कुल स्वरों वाला है, सघोष है और सारे के सारे अल्प प्राण हैं, तो 4 ये हो जाएंगे। और भाई साहब एक हो जाएगा द्विगुण, एक हो जाएगा द्विगुण, द्विगुण में से हो जाएगा 1। तो इनको हम लोग गिन लेते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं। कैसे कैसे कि भाई 11 है ना, और 15 और 4 और 1, इसको हम लिखेंगे। तो भाई देखो 11 और 4 कितने हो जाते हैं, 15, और 15 और 15 कितने हो जाते हैं, 30, और 1 कितने हो जाते हैं भाई साहब, 31 हो जाते हैं। तो अगर पेपर में पूछे, और द्विगुण में कौन सा है आपको पता होना चाहिए, द्विगुण में जो अड़ है ये अल्प प्राण है, द्विगुण में जो अड़ है वो अल्प प्राण है। हम बता करके इस चीज को आए हैं, हम समझा करके इस चीज को आए हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण जिसको बोलने में कम जोर लगाना पड़ता है ना, जिसको बोलने में कम जोर लगाना पड़ता है वो अल्प प्राण है। ये आपको गिनती याद रख लेनी है। उसके बाद हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अल्प प्राण का देख लिया, अब हम महाप्राणों को देखते हैं। किसको देखते हैं, वर्णमाला में महाप्राणों की संख्या। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा पर पूछ ले तो बता दो, वर्णमाला में महाप्राणों की संख्या, वर्णमाला में महाप्राण वर्णों की संख्या, वर्णमाला में महाप्राण वर्णों की संख्या, वर्णमाला में महाप्राण वर्णों की संख्या, महाप्राण वर्णों की संख्या तो कितनी होनी चाहिए आप बताओ मुझे। हाँ शब्दकोश में आने का मतलब, जैसे आप डिक्शनरी में ढूंढते हो ना कि ए मिलेगा, ए के बाद बी मिलेगा, उसके बाद सी मिलेगा, उसके बाद डी मिलेगा, उसके बाद ई मिलेगा, एक क्रम है। तो अगर क्ष से किसी शब्द को ढूंढना हो तो आपको कहां ढूंढना पड़ेगा, तो क के बाद ख नहीं, क के साथ में ही, क के ख से पहले ही क के बाद में आपको क्ष से बने हुए शब्द मिल जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो महाप्राण वर्णों की संख्या में आपको ध्यान रखना है, स्वर तो सारे हमारे अल्प प्राण हो गए। स्पर्श व्यंजनों में हमारे कितने बचे, स्पर्श व्यंजनों में हमारे बचे 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ये बात आपको पता होनी चाहिए बाबू, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो 2 और 4, तो 2 और 4 यानी हर वर्ग में से कितने हो गए, हर वर्ग में से आपके 2 हो गए, और 5 वर्ग हैं तो कितने हो जाएंगे बाबू, 10 हो जाएंगे। उसके बाद आप ध्यान रखो, अंतस्थ चले गए, स्पर्श हो गए, स्वर हो गए। उसके बाद हमारा कौन सा बचते हैं, ऊष्म बचते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो हैं वो तो उन्हीं से मिलकर, इन्हीं से सबसे मिलकर तो बने हैं वो, तो उनमें अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहां पर जो ऊष्म व्यंजन है आपके श, श, स, ह, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके महाप्राण हैं, 4 ये हो जाएंगे। और भाई साहब एक हो जाएगा द्विगुण, एक हो जाएगा द्विगुण, और द्विगुण में भी कौन सा हो जाएगा, द्विगुण में भी अढ़ हो जाएगा। तो 10 और 4 14, और 14 और 1 कितना हो जाता है लाला, 15 हो जाता है। कितना हो जाता है,
15 हो जाता है। तो अगर पूछा जाए महाप्राण वर्ण कितने हैं तो आपको बता देना है 15 हैं। और द्विगुण में भी कौन सा है, तो अढ़ जो है, देखो बोल के देख लो, अढ़ बोलोगे तो आराम से बोला जाएगा। जैसे बोलोगे अढ़ा तो अढ़ा यहां से आएगा, पेट से, ये वाला जो हिस्सा है यहां से निकल करके आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। और हमने हर एक चीज वर्णमाला में सिद्ध करी है बहुत अच्छे ढंग से। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको लगा हो मैंने हवा में निकाल दी है या समझाने की कोशिश नहीं करी है। एक एक चीज मैंने बिल्कुल प्रूफ करके दिखाई है। आपका वर्णमाला टॉपिक यहां पर पूरा होता है। एक बार मुझे बताओ कैसा रहा वर्णमाला, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, फिर मैं देख लूंगा कैसा रहा है। हाँ, अब मैं क्वेश्चन पर लेके चलूंगा उसके बाद डायरेक्ट। ठीक है, मेरे साथ पढ़ना थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बट आप देखेंगे आपको पूरे में से पूरे अंक मिल रहे होंगे। हाँ, सब कक्षा में याद हो जाएगा। अगर आप बस क्लास में डेली उपस्थित हो रहे हो, रोज आ रहे हो कक्षा में, बस एक संकल्प मेरे साथ ये कर लो कि आज 10,000 से भी ऊपर 11,000 के आसपास बच्चा आज कक्षा में है। तो अगर आज बस आप रोज कक्षा में रहो जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होता, 37 में 37 खुद आ जाएंगे, ऐसा गुरु चरणों में विश्वास करके कह रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखता हूं मैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं। बीच की स्लाइड्स में हटा देता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो वर्ण विच्छेद से संबंधित है। और वर्ण विच्छेद आप आराम से कर लोगे क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। 15 मिनट हमारे पास है, उनमें हमको इनको आराम से पूरा करना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। शब्द लिखा है कृपण, शब्द लिखा है कृपण। तो कृपण आप किस तरह तोड़ोगे, वर्णों को आपस में तोड़ देना। मैंने समझाया था जब मैं अक्षर और क्या बता रहा था, वर्ण के बीच में अंतर, अक्षर और वर्ण के बीच में अंतर बता रहा था। तो इसको आपको बताना है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कृपण में आप ध्यान से देखो, कृपण को देखो। तो कृपण में क्या है, एक तो आपका क्री है, एक आपका प है और एक आपका अण है। एक प है और एक आपका अण है, ये 3 है। पर आप यहां पर देखो इनमें हलंत तो नहीं है किसी में, इसका मतलब ये पूरे में से पूरे हैं। तो यहां पर क्री में देखो ये क है और ये इसके साथ में री की मात्रा लगी हुई है। यहां पर ये प है तो प का शुद्ध रूप आ जाएगा और ये आपका अ आ जाएगा। स्वर अलग करेंगे क्योंकि हमको वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को आपस में तोड़ डालना है। और उसके बाद यहां पर अण है तो अण का शुद्ध रूप आ जाएगा और अ आ जाएगा। बाबू यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका वर्ण विच्छेद है। आप मिला लो किसके साथ में है। क के बाद री है, प के बाद अ है, अण के बाद अ है। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन डी। वर्ण विच्छेद करने के लिए आए तो मात्रा यानी मात्रा किसकी होती है, स्वर की होती है। तो मात्रा को अलग कर दो, मात्रा को अलग कर दो, यानी स्वर को अलग कर दो, व्यंजन को अलग कर दो। व्यंजन के शुद्ध रूप निकाल करके एक तरफ रख दो और आपके स्वरों को निकाल करके एक तरफ रख दो। इसी को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लेना। अभी हम प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तो और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखो, प वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है। ये मूर्धन्य है, ये नासिक्य है, ये तालु से बोला जाता है या ये ओठों से बोला जाता है। बताओ क्या है प वर्ग। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बाबू, एक चांद सा रोशन चेहरा, हाँ है ना, एक चांद सा रोशन चेहरा, वाजी वाह। नाक बड़ी हो गई उस हिसाब से तो भाई, चलो कोई नहीं, बालों को यहां से ले लेंगे, ये बुद्धि बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। ये तो ये है कंठ, ये है कंठ, ये क्या है, कंठ है। ये मुंह के ऊपर की दीवार है, इसमें पिछला हिस्सा क्या है, तालु है। इसमें पिछला हिस्सा क्या है, ये तालु है। उसके बाद ये है मूर्धा, ये क्या है बाबू, ये है मूर्धा, ये है मूर्धा। ये है दांत और ये है होठ। तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमने बहुत अच्छे समझा था कि क च ट त और प। तो कवर्ग था, चवर्ग था, तवर्ग था, ये आपने देखा होगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, क्या था हमारा, पवर्ग था।
तो यहां पर हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे उतर आना है और यहां से अंदर से बाहर आना है। तो ऊपर से नीचे उतरेंगे, क वर्ग का कोई भी वर्ण होगा उच्चारण स्थान होगा कंठ। च वर्ग का अंदर से बाहर आना है, कंठ से सीधे तालु पे आएंगे, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। ट वर्ग तालु से सीधे मूर्धा पर आएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, मूर्धा। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद यहां आ जाएंगे दांत, दांतों पर आ जाएंगे, तो त वर्ग के बाद आ जाएंगे आपके दांत, दांत आ जाएंगे, और दांतों के बाद क्या आ जाएंगे, होठ आ जाएंगे, तो होठ आ जाएंगे। देखो क्योंकि ये इस तरह का क्रम सेट किया गया है, देखो पूरे सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को रखा गया है, इसीलिए वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने चीजों को रख रखा है कि भाई उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे, पहले कंठ से बोले जाने वालों को, फिर तालु से बोले जाने वालों को, फिर मूर्धा से बोले जाने वालों को, फिर दांतों से बोले जाने वालों को, फिर होठों से बोले जाने वालों को रखेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, इसलिए क्रमबद्ध समूह है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, होठ सिद्ध हुआ, तो यहां पर ओष्ठ आ जाएगा। नासिक्य क्या होता है, नासिक्य किसी भी वर्ण का पांचवा जो अक्षर है वह अनुनासिक या नासिक्य कहलाता है। बहुत जानदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य वर्ण कौन सा है, न, र, ढ़ और श बताना है आपको। नासिक्य, तो नासिक्य, नासिक्य किसको कहते हैं, हमने देखा ये, हमने समझा भी कि नासिक्य किसको कहा जाता है, नासिक्य कहा जाता है, ये इसका अन्य नाम अनुनासिक भी है, अनुनासिक भी है। और नासिक या अनुनासिक, तो जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से निकले, ये मैंने समझा रखा है आपको, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से निकले, कहां से निकले, वायु नाक से निकले, वायु नाक से निकलती है, तो ये कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या है बाबू, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है, कौन कौन सा है, तो क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म। तो देखना इसमें से नासिक्य कौन सा है, तो क्या ए ऑप्शन हमारा सही नहीं हो जाएगा, ए ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भाषा की मूल इकाई क्या है, ले भाई, जो वर्ण को अक्षर और अक्षर को वर्ण कहते हैं वो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई साहब, PYQ है, बताओ क्या आंसर दोगे, बताओ क्या आंसर दोगे, इसका जवाब दो, जवाब चाहिए भाई साहब, इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, और ये PYQ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भाषा की मूल इकाई क्या है, अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, वर्णमाला है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ये बात, क्योंकि हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जब वह केवल मुंह से निकलती है, मौखिक रूप से रहती है, तो ध्वनि कहलाती है। वही ध्वनि जब अक्षर, जब लिखी जाती है, अक्षरबद्ध नहीं, जब उसको लिख दिया जाता है, लिखित रूप में आ जाती है, तो उसको वर्ण कहा जाता है। और बहुत सारे लोग अक्षर को ही वर्ण और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, पर वर्ण अक्षर नहीं होता है। तो ये इक्वेशन जिंदगी भर याद रख लेना, कहने को अक्षर हो सकता है परंतु ये PYQ है, इसमें बी ऑप्शन है, ध्वनि इसमें लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, ध्वनि। अक्षर और ध्वनि एक साथ है, बताओ क्या गेम होता है यहां पर। तो ध्वनि को ही वर्ण, वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। तो आप कह रहे थे ना पहली कक्षा में मुझे कि बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो सर, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम तो ऐसा ऐसा कर रहे हो। तो बाबू मैं पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को निचोड़ करके, संशोधन करके और तब खींच करके ला रहा हूं, और जब फल मिलता है अंतिम में, जब दौड़ लगाने जाते हैं तब इतना सुख नहीं होता है, बड़ा दिक्कत होती है, पर दौड़ जब वही ग्राउंड में पार हो जाती है ना, तो सांस फूलते हैं बहुत और एक मीठी सी मुस्कान आती है, ये वही मीठी मुस्कान है, इस बात का ध्यान रखो। वहां कठिन था। अगला प्रश्न देखो, वर्णों के कितने भेद हैं, 10 हैं, 7 हैं, 2 हैं या 8 हैं। तो बहुत सरलता से आप बता सकते हो कि वर्णों के तो 2 ही भेद माने जाते हैं। हालांकि मैं आपको भी वर्णों के इससे ज्यादा भेद भी बता सकता हूं, बट मैं आपको इससे ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। मूल भेद या वर्णों के भेद तो 2 ही माने जाते हैं, एक होते हैं आपके स्वर और दूसरे होते हैं आपके व्यंजन।
दूसरे होते हैं आपके व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। समय का अभाव है, थोड़ा तेज गति से चलना पड़ेगा। श का उच्चारण स्थान क्या है ये बता दो मुझे आप। श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है या मूर्धा है? तो हमने क्या पढ़ा था कि ये 3 श हैं। एक ये है श, ये है श, ये है स। ये क्या है? स। ये स है, ये दांतों से बोला जाता है। ये क्या है? ये दांतों से बोला जाता है। ये मूर्धा से बोला जाता है, ऊपर ये टक्कर श। ये मूर्धन्य है। ये क्या है? ये मूर्धन्य है। ये मूर्धा से बोला जाता है मेरे प्यालाल, मेरे लाल, मेरे पीले। और ये है श, ये तालु से बोला जाता है। अगर इन तीनों को मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग जान पाओगे कि ये वाला हिस्सा देखो, ये जो स्थान है ये श का स्थान है तालु, ये श का स्थान है तालु। ये वाला जो स्थान है ये मूर्धा है, ये श का स्थान है, ये क्या है? ये मूर्धा है। और यहां पर जो ये दांत लटके हुए हैं, दांत, ये स का स्थान है, ये दांतों से बोला जाता है। तो ये है श, ये है श, मूर्धा श, जीभ को थोड़ा घुमा करके ऊपर श, और ये है स। ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर श का उच्चारण स्थान तालु आ जाएगा, ये तालव्य है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में र वर्ण व्यंजन नहीं है? बताओ, लगाओ दिमाग। र व्यंजन इनमें से कौन से में नहीं है? र व्यंजन इनमें से कौन से में नहीं है? र र इसमें से कौन से में नहीं? दिमाग लगाओ, दिमाग घूम जाएगा। अब देखो ध्यान से, मात्र, मात्र। तो त में क्या है? त में त और र होता है, तो भाई इसमें तो है। मूर्धा, मूर्धा, तो ये जो ऊपर रहता है ना, ये इसको रेफ कहा जाता है। ये आधा र होता है बाबू, ध्यान से देखना, ये आधा र होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? मूर्धा, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें भी हमारा र है। अगर आप यहां पर लगाओगे क्रम, तो क्र में क्या है? क्र, तो ये क और र, पहला आधा दूसरा पूरा रहता है, तो इसमें भी हमारा र है। जबकि इसमें देखो मात्री, तो आपको लगेगा त्रि, ये त्रि जो है, ये त जो है बाबू, इसमें र नहीं है, ये तो त और री है। तो भाई साहब इसमें र नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी में नहीं है। कैसे कैसे क्वेश्चन है? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे, और कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप खेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? नासिका द्वारा, नाक से बोला जाता है। तो किसी भी वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह नाक से बोला जाता है प्यारे। वो कहां से बोला जाता है? वो नाक से बोला जाता है। तो हमने क्या देखा था? क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ न, है ना, माफी चाहता हूं, क छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, नाक पे एकदम जोर पड़ता है बोलते ही। और त थ द ध न, प फ ब भ म, बोल के देखो तो पता लगेगा। तो नासिका द्वारा बोला जा रहा है, तो बाबू इसको नासिक भी कहा जा सकता है और इसी को अनुनासिक भी कहा जाएगा। इसी को अनुनासिक। कोई पूछ रहा था निरनुनासिक क्या है, तो निर उपसर्ग लग गया अनुनासिक के सामने, तो निर मतलब नहीं, जो नाक से नहीं बोले जाते। तो जो अनुनासिक नहीं है वो निरनुनासिक हो जाएंगे। यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये तो हमने देख लिया था, इसका भी उत्तर दो, वह अलग लिख रखा है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो आपको स्पष्ट रूप से पता है कि उसको संयुक्ताक्षर भी कह देते हैं और वो संयुक्त व्यंजन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन भी कहलाता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हमारा ए हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यानी कि उच्चारण में, उच्चारण करते समय, क्या करते समय बाबू? उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। तो आपको यहां पर ये दे रखा है, तो आपको पता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है। तो क क्या है?
क अपने वर्ग का पहला है, ग अपने वर्ग का तीसरा है, घ अपने वर्ग का चौथा है, और च, छ, ज ये च वर्ग का तीसरा है। जबकि हमको तो पहला और दूसरा ही ढूंढना है, तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा ए। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, दैट्स ऑल। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो एक दो क्वेश्चन और हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर और क्रिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्णों का समुदाय, तो आपको सीधे सीधे यहां पर, हालांकि केवल वर्णों के समुदाय को नहीं, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को, व्यवस्थित समुदाय को, सुव्यवस्थित समुदाय को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। पर ऐसा भी आ जाएगा तो वर्णमाला ही लगाना पड़ेगा। इसमें अलग से तो क्या लगाया जाएगा? सर्वनाम थोड़ी लगेगा, अक्षर थोड़ी लगेगा, क्रिया थोड़ी लगेगा। हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। बस दो क्वेश्चन और हैं। ये बताओ, ये बता दो फटाफट कि वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर उसमें आ जाते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। यही तो परिभाषा है कि वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको व्यंजन कहा जाता है। 13वां प्रश्न हमने देख ही लिया था कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हलंत का प्रयोग करते हैं। और 14वां और आखिरीवां हमारा प्रश्न का उत्तर दे दो आप कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, रिपु में और वृष्टि में। बताओ और आनंद लो। ओहो, कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाँ, जो बच्चे बाद में क्लास में जुड़े हैं भाई, प्लीज 9 बजे जरूर जुड़ जाया करें, 9 बजे जरूर जुड़ जाया करें। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि वर्णमाला से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा जाता है, धीरे धीरे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या है, ये आपको क्रिया में लग सकता है, पर हमने देखा था ये क्र लिखा है, तो पहला आधा होता है, दूसरा पूरा होता है, संयुक्ताक्षर है। वर्षा में क्या है, मूलतः ये ऊपर वाला क्या रहता है? आधा रहता है, वर्षा, तो इसमें भी नहीं है। ये र है, रिपु। जबकि यहां पर अगर आप व्री में देखोगे तो ये क्या है? व का शुद्ध रूप है, इसमें री लगा हुआ है, तो वृष्टि में ही री हो जाएगा। ये 14 प्रश्न आपके पेपर के आए हुए हैं, लेटेस्ट एग्जाम के, जो आपने देखे होंगे। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी शानदार लगी होगी, बड़ी जानदार लगी होगी। अब मुझे बताओ, स्माइल के साथ आपका आंसर आना चाहिए कि वर्णमाला कैसी समझ में आई, और अक्षर जो पहले दिन बताया था वो यहां भी काम आया। कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछेगा, वर्णमाला से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इस हिसाब से मैंने आपको इन चीजों को समझा दिया है, पढ़ा दिया है, और चाहे एसआई की परीक्षा में भी बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ दोस्तों, बहुत शानदार, बड़ा मजा आता है यार आप लोगों को पढ़ा करके। बहुत बढ़िया। कमेंट ऐसे जा रहा है भाई, सब गोली की माप। 11,000 से ऊपर बच्चा हो गया इस टाइम पे, कमाल हो गया। देखो ये सीरियस बच्चा है जो पढ़ रहा है बहुत, तो सारे के सारे सेलेक्ट होने हो तुम। 32,000 से ज्यादा, कितनी, 36,000 है, 35,000 है वैकेंसी, मैं भूल गया हूँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाइयों। हाँ नवीन, हाँ नवीन, हाँ बस हो गया। हाँ यार, वो क्लास कराने जरूरत थी, चालू कर रहा था तुम उधर। कर रहा हूँ बंद, मैं बस कर रहा हूँ।